नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आपका दलाल स्ट्रीट गपशप में फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक चलने वाले इस सप्ताह की। और 30 जनवरी से 3 फरवरी तक चलने वाले इस सप्ताह में 5 महत्वपूर्ण बड़े जो इवेंट्स हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। Q3 रिजल्ट्स का सेशन भी चालू है और बजट जो 1 फरवरी को आने वाला है, तो ये बड़ी जो इवेंट्स है इस सप्ताह में आते हुए देखने को मिलेंगी। और इन बड़ी इवेंट्स के बीच 2 और बड़ी इवेंट्स है वो होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो पहली बात करें तो FOMC फेड की जो मीटिंग होनी है। दूसरी बात करें तो अडानी और हिंडनबर्ग जो इफेक्ट है वो बाजार को काफ़ी नर्वस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं सभी चर्चाओं के बीच इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत से पहले देखते हैं कि ये जो सप्ताह है वो पूरे 5 में से 5 दिन है वो चलने वाला है और मार्केट पूरे 5 दिन है वो रनिंग होने वाला है। और इस सप्ताह किसी प्रकार की हॉलीडे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मित्रों, बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स से बात कर लेते हैं। और निफ्टी की शुरुआत में देख लेते हैं कि इंडेक्स है वो पिछले सप्ताह की क्लोजिंग की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो पिछला जो सप्ताह समाप्त हुआ है इसमें निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें बड़ी जो गिरावटें देखने को मिली। और निफ्टी में 287 अंकों से बड़ी जो गिरावट है और 1.5% से ज़्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और मार्केट की ओपनिंग से ही इसमें इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये जो निफ्टी का जो लेवल है, निफ्टी है वो पिछले 3 माह के सबसे निचले स्तर पर चला गया है और बहुत ही बड़ी जो बॉर्डर बेस वीक वाली है इंडेक्स में देखी गई है। और जो अडानी और हिंडनबर्ग जो मामला है उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी सेंटिमेंट ख़राब हुआ है। और ये जो सेंटिमेंट है वो आगे भी क्या इसी सप्ताह चलने वाला है। इसी की चर्चा हम न्यूज बेसिस जो इवेंट्स है उनकी बात करेंगे। और यदि सिमिलरली देखें तो यही स्थिति हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिलती है। सेंसेक्स में करीब 850 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये जो बड़ी गिरावट है पिछले 3 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है देखने को मिलती है। और ये जो गिरावट है वो मार्केट पर है वो हिंडनबर्ग जो इफेक्ट है वो बड़ा काम कर रहा है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद है वो मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो काफ़ी बिगड़ गया। हालांकि ये सेंटिमेंट था काफ़ी पहले से ही बजट के चलते और कई अन्य क्यूज के चलते वो सेंटिमेंट काफ़ी प्राइस का खराबी चल रहा था। और इन जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो इफेक्ट था उसकी वजह से मार्केट का काफ़ी है वो सेंटिमेंट खराब हुआ और बॉर्डर बेस बिकवाली है वो मार्केट में देखने को मिली है। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की और भी बात करते हैं सबसे पहले हम अडानी ग्रुप से। और अडानी जो ग्रुप है उसके जो क्यूज हैं उसके चलते जो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप पर और उसने सारे मार्केट के चूल्हे हिला करके रख दी हैं। साथ ही चूल्हे जो हिल गई, साथ ही और अडानी ग्रुप की भी चूल्हे हिल गई हैं। और जिस प्रकार के एलिगेशन है अडानी ग्रुप पर लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये आने वाली भी देखने वाली बात होगी कि अडानी ग्रुप है वो इसके किस प्रकार है वो अपने किस प्रकार की बातें हैं वो इसके रिपोर्ट के विरुद्ध है, अपनी को किस प्रकार सफाई देता है। और ये सभी चीज़ें हैं वो इस वीक में आते हुए देखने को मिलेंगी जो बाज़ार को काफ़ी प्रभावित कर सकती हैं। और हिंडनबर्ग जो इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से पूरे बाज़ार का वो सेंटिमेंट ख़राब हुआ है। ऑलरेडी बाज़ार में बड़ी गिरावट है देखी गई है। और इसकी वजह से जो अडानी जो ग्रुप की लिस्टेड जो 7 कंपनियां उनमें 20 से 25% की बड़ी गिरावटें देखी गई हैं। और इन गिरावटों का असर है वो निफ्टी इंडेक्स पर भी आया है। बैंकिंग जो सेक्टर हैं, PSU जो बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही हैं। और अडानी जो इफेक्ट है उसकी वजह से निफ्टी इंडेक्स पर जो दबाव बना है उसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी बड़ी है वो बिकवाली देखने को मिल रही है। और आज भी अगर हम बात करें तो हिंडनबर्ग है उसने, और यदि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करें तो हिंडनबर्ग जो है वो अभी अपनी रिपोर्ट पर कायम है। और उसने खुले रूप से है वो अडानी जो ग्रुप है उसको चुनौती दी है कि वो अगर किसी भी प्रकार की लीगल और उनके लिए स्वतंत्र है। और वो जो अडानी जो ग्रुप है उसने भी है अपनी जो एक्सचेंज को दी रिपोर्ट में कहा है कि वो इसका जो भी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके खिलाफ है वो कोर्ट की कार्रवाई है वो कर सकते हैं। हालांकि अब तक है वो किसी प्रकार की है वो जो स्टेटमेंट है वो देखने को नहीं मिला है। तो आगे आने वाला जो सप्ताह है ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग और मार्केट के लिहाज से बहुत ही बड़ा साबित होने वाला है कि अडानी ग्रुप है वो हिंडनबर्ग पर किस प्रकार की कार्रवाई करते नजर आएगा। साथ ही यदि अडानी जो ग्रुप है उसका जो FPO जो चल रहा है, यदि अडानी जो ग्रुप का जो FPO है
तो वो अभी तक के देखें तो कल के सेशन तक वो 1% ही सब्सक्राइब हुआ है। और अडानी जो ग्रुप का IPO है वो IPO मार्केट के लिहाज से काफ़ी बड़े मायने रखता है। इसका एक मायने ये है कि यदि अडानी जो ग्रुप है उसका IPO अगर फ्लॉप हो जाता है, अगर अडानी ग्रुप का IPO फ्लॉप होता है तो वो पूरे अडानी जो ग्रुप है उसके लिए जो कर्जे जो चुकाने वाला है, बैंकों का कर्जा है, कैपेक्स करने वाला है जो ग्रुप के लिए, तो वो एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। और दूसरी साइड यदि अडानी इस IPO को रिकॉल करते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है वो सही है। और तो एक तरफ अब इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है कि अडानी जो ग्रुप है उसके लिए एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं वाली स्थिति साबित हो रही है। और यदि IPO पूरा फ्लॉप होता है तो ये भी अडानी ग्रुप को बड़ा धक्का लगेगा। और दूसरी तरफ यदि ये इसको रिकॉल कर लेते हैं, IPO को वापस ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जो हिंडनबर्ग जो ग्रुप है उसने जो एलिगेशंस जो अडानी ग्रुप पर लगाए हैं वो सच होते हुए साबित हो सकते हैं। तो ये बड़ी जो इवेंट है वो इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगी कि अडानी जो ग्रुप है इस जो एलिगेशन लगाए हैं उनका जवाब वो किस तरह से देता है। तो ये सभी जो इवेंट्स इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगी। और ये जो अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो मार्केट को है इस सप्ताह काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभावित करने वाली है। और अब बात करें तो अगली इवेंट की, तो अगली जो इवेंट है जो इस सप्ताह है मार्केट को बॉर्डर बेस प्रभावित करेगा, तो बजट है वो 2023 का बजट। और बजट है वो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। तो बजट है वो बाजार के लिए काफ़ी मायने रखता है। और इसकी वजह से दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि अगर बजट में मार्केट की अनुकूल स्थितियाँ होती हैं, अनुकूल पॉलिसीज़ और घोषणाएँ देखने को मिलती हैं तो मार्केट है वो ऊपर भी जा सकता है। यदि इसमें किसी प्रकार की पॉलिसी में बड़े लेवल पर चेंजेज मिलता है तो मार्केट है वो नीचे भी लुढ़क सकता है। और यदि इसमें कुछ चीज़ें बात करें तो ये देखते हैं कि जो बजट है उसमें नीतिगत जो होंगे, जो नीतिगत जो फैसले होंगे उसके चलते कई जो सेक्टर हैं उनकी चाल है वो बजट से तय होगी। इसके अलावा देखें तो सरकार है वो इसमें जो देश में जो सप्लाई से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जोर हो सकता है। तो इन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट है वो 20 से 25% तक का कैपेक्स है वो बढ़ा सकती है। और दूसरी बात करें तो अगले जो साल है वो देश में आम चुनाव होने वाले हैं, तो इस लिहाज से ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इसलिए गवर्नमेंट का जो फोकस है वो फूड सब्सिडी है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके लिए एलोकेशन है वो गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, बजट है गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। इसके अलावा कंजप्शन जो बढ़ाने के उपाय हैं उसके कंजप्शन बढ़ाने के उपायों में ग्रामीण भारत पर गवर्नमेंट है अच्छा खासा जोर दे सकती है। और अन्य स्कीम्स की बात करें तो गवर्नमेंट है PLI जो स्कीम है उसका दायरा भी बढ़ा सकती है। और जो कॉरपोरेट जो टैक्स है उसमें भी किस प्रकार की कमी या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही जो बड़ी जो लेवल की चीज़ें हैं वो बजट पर टिकी हुई हैं। और पूरा जो बजट है पूरी मार्केट की चाल को प्रभावित करने का दमखम रखता है। तो ये जो इवेंट है 1 फरवरी को बड़ी इवेंट है वो देखने को मिलेगी। और अगली बात करें तो अगली इसी सप्ताह हो भी वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर देखें तो बहुत ही बड़ी इवेंट है वो FOMC की है वो फेड की मीटिंग है वो 31 जनवरी से लेकर और 1 फरवरी को ये चलेगी। तो FOMC की जो बैठक होने वाली है ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल करेगी। और FOMC की जो बैठक है वो महंगाई का जो मुद्दा है जिसकी वजह से फेडरल जो बैंक है वो रेट हाइक करने का पॉजिटिव मूड बना चुके हैं। और पिछली अपनी कमेंट्री में भी फेड कह चुका है कि आने वाले वर्ष में भी और आने वाले महीनों में जनवरी और फरवरी के में भी फेड की जो मीटिंग होगी उसमें रेट हाइक्स हो सकती हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं के बीच है वो बाज़ार की चाल है वो FOMC भी बैठक से बाज़ार की चाल है वो तय होगी। और ये जो बैठक है 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने वाली है और 2 दिवस की ये मीटिंग चलेगी जिसके नतीजे वो बाज़ार को अच्छे खासे वो प्रभावित कर सकते हैं। और इसमें फेड जो है पहले ही अपनी सख्त कमेंट्री दिखा चुका है और महंगाई को कम करने की प्राथमिकता के चलते फेड है वो रेट में 25 बेसिस की पॉइंट की बढ़ोतरी और कर सकता है। और ये उम्मीद है ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 25 बेसिस है वो रेट हाइक हो सकते हैं। और यदि ये रेट हाइक्स होती है तो इंटरेस्ट जो रेट है वो 4.5 से 4.75 की रेंज में इसमें जनवरी और फरवरी में जा सकती है। तो ये भी एक बड़ी इवेंट है जो बाज़ार की चाल को प्रभावित करेगी। और चौथी जो बड़ी इवेंट है वो देखने को मिल रही है Q3 रिजल्ट्स का जो सेशन है वो चालू है। और तिमाही जो नतीजे हैं उसकी तिमाही नतीजे ने कुछ हद तक बाज़ार को सपोर्ट किया, लेकिन
जो बजट और जो अडानी जो इफेक्ट रहा और इसमें तो उस वजह से मार्केट को धक्का लगा है। हालांकि Q3 रिजल्ट्स के कारण बाजार को काफ़ी सपोर्ट मिला है। और यदि बात करें तो इस सप्ताह कॉर्पोरेट जो अर्निंग्स है उसमें करीबन 600 से ज़्यादा कंपनियां अपनी तिमाही नतीजे इस सप्ताह जारी करने वाली है। और इसमें बड़ी कंपनियों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लार्सन एंड ट्यूब्रो है, ITC है, SDFC है, बजाज फिनसर्व है, BPCL है, गेल, टेक महिंद्रा, ACC, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, फार्मा, UPL, ब्रिटानिया, टाइटन है और डेविस लैब है। तो कुल मिलाकर के 600 से ज़्यादा कंपनियां हैं अपनी तिमाही नतीजे इस सप्ताह आने वाली हैं। और तिमाही नतीजों के बल पर जो बाजार है उसका अच्छा खासा मूड पॉजिटिव माहौल का बना हुआ है। तो अगर नतीजे अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं तो बाज़ार की चाल वो भी बदलती हुई देखने को मिलेगी। और यदि हम कुछ तिमाही कंपनियों के नतीजों की बात करें तो 30 जनवरी की बात करें तो 30 जनवरी में कुछ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। CSB बैंक लिमिटेड है, एडसोपी रिटेल है, उसके नतीजे आपको 30 जनवरी को मिलेंगे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक है और लोरियस लैब के रिजल्ट भी आपको 30 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और बात करें तो अन्य जो कंपनियों के 30 जनवरी में और L&T फूड्स के लिए 30 जनवरी को आएंगे। लार्सन एंड ट्यूब्रो भी वो भी अपने नतीजे 30 को ही पेश करने वाली है। और बड़ी जो कंपनियों के अपने रिजल्ट है वो इसी सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि बात करें तो 30 जनवरी को ही आपको और 30 जनवरी को ट्राइडेंट के नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा SRF लिमिटेड है उसके भी 30 को आएंगे। और एक्साइड इंडस्ट्रीज है उसके नतीजे भी 30 को आते हुए देखने को मिलेंगे। बजाज फिनसर्व है उसके नतीजे आपको 30 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। विनस पाइप है और तृप्ति फोर्ज है उसके नतीजे भी आपको 31 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा KPI ग्रीन है उसके नतीजे आपको 31 जनवरी को मिलेंगे। KPIT टेक्नोलॉजी है उसके नतीजे भी 31 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और अन्य जो कंपनियों की बात करें तो उसमें 31 जनवरी के सेशन में आपको मिलेंगे। इसमें सन फार्मा इंडस्ट्रीज है वो 31 को एक बड़ा रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेगा। और इंडियन ऑयल है, IOC है, इसके नतीजे भी आपको 31 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा देखें तो 1 फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी को भी कई अच्छी बड़ी कंपनियों के नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें हिंदुस्तान कॉपर है, व्हिर्लपूल है, टाटा केमिकल्स के नतीजे आपको 1 फरवरी को आते हुए देखेंगे। स्टारलिंक टूल्स है 1 फरवरी को मिलेंगे। और इंडिया सीमेंट है उसके भी आपको इसी को 1 फरवरी को मिलेंगे। और 1 फरवरी को ब्रिटानिया के नतीजे है वो पेश होते हुए देखेंगे। और इसके अलावा अगर हम 2 फरवरी में बात करें 1 फरवरी में ही अशोक लीलैंड के भी अपने रिजल्ट है वो 1 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। अजंता फार्मा है और इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर है उसके नतीजे भी आपको 2 फरवरी को आते हुए मिलेंगे। और टाइटन के जो नतीजे हैं वो भी आपको 2 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इस सप्ताह करीबन 600 कंपनियां अपने नतीजे पेश करने वाली हैं जो बाज़ार को काफ़ी रिजल्ट्स है वो बाज़ार को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा 2 फरवरी की बात करें तो GMM फोल्डर है उसके नतीजे आपको 2 फरवरी को आते हुए मिलेंगे। और टाटा जो कंज्यूमर है उसके रिजल्ट भी आपको 2 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो कुछ ये महत्वपूर्ण इवेंट्स है जो 2 फरवरी को इन कंपनियों के रिजल्ट है वो अपने पेश करने वाली हैं। इसके अलावा भी टाइटन है वो भी अपनी 2 फरवरी को अपने रिजल्ट पेश करने वाली है। बिरला सॉफ्ट है उसका 2 फरवरी को होने वाला है। और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके रिजल्ट भी 2 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। डाबर जो इंडिया है उसके नतीजे भी आपको 2 फरवरी को मिलेंगे। अपोलो टायर्स के 2 फरवरी को, 3 इन्फोटेक का, इथोज लिमिटेड है। तो ये जो नतीजे हैं अर्निंग्स कॉल से आपको 2 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और इस सप्ताह एक जो बड़ी महत्वपूर्ण इवेंट होने वाली है वो है कि जो इसी सप्ताह है वो जो मंथली जो ऑटो सेल्स के जो नतीजे हैं और कंपनियां अपने मंथली ऑटो सेल्स के जो परिणाम है वो 1 फरवरी को है वो जारी करने वाली हैं। तो इस पर भी बाज़ार की बड़ी नज़र रहेगी। और ऑटो सेल्स जो कंपनीज़ हैं उनके किस तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं तो ये एक बड़ा जो आंकड़ा है ये भी बाज़ार को प्रभावित कर सकता है कि ऑटो सेल्स है वो किस प्रकार के देखने को मिलेंगे। यदि ऑटो सेल्स कंपनी की बात करें तो जो 1 फरवरी को आंकड़े घोषित होंगे उनमें टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, TVS है, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, आयशर मोटर है, एस्कॉर्ट है,
हीरो मोटोकॉर्प है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सभी जो ऑटो कंपनियां अपने तिमाही मंथली जो डाटा है वो इसमें पेश करने वाली हैं। और यदि एक रिपोर्ट की माने तो एमके ने 27 जनवरी को अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो ऑटो कंपनियां उनकी मजबूत जो ऑर्डर बुक है और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के चलते पैसेंजर जो वॉल्यूम है उसमें काफ़ी सुधार देखने को इस महीने में मिल सकता है। तो ऑटो सेल्स के आंकड़े भी बाजार को है वो बूस्ट दे सकते हैं। और मित्रों बात कर लेते हैं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, और इस सप्ताह कौन से ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा है वो रिलीज होने वाले हैं, इन पर भी बाजार की नज़र रहेगी, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अमेरिका से कौन से डाटा आने वाले हैं, तो इसमें मंगलवार को हाउस प्राइस इंडेक्स के डाटा आएंगे नवंबर माह के, और फेड की मीटिंग बुधवार से होने वाली है। और इसके अलावा अमेरिका में जो साप्ताहिक क्रूड ऑयल के डाटा हैं उनके रिजल्ट वो भी जारी होने वाले हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसके डाटा फ्राइडे को जारी होंगे। नॉन फार्म पे रोल्स के डाटा हैं वो भी फ्राइडे को जारी होंगे। इसके अलावा अगर यूरोपियन यूनियन से बात करें तो यूरोपियन जो यूनियन है वहाँ से देखें तो वहाँ से भी कुछ डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। और यूरोपियन जो एरा है उससे बात करें तो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सेंटिमेंट के जनवरी माह के डाटा है वो आते हुए देखने को मिलेंगे। और जीडीपी जो ग्रोथ है उसके Q4 के जो डाटा हैं यूरोपियन जो एरा के जो कंट्रीज हैं उनके डाटा भी आते हुए देखने को मिलेंगे। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी है, आपको इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगा। और यदि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है वो जनवरी माह का इसी मिलेगा। और एक जो महत्वपूर्ण जो इवेंट है वो है बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है उसकी इंटरेस्ट रेट जो डिसीजंस है, MPC जो मीटिंग्स के मिनट्स हैं वो भी आपको इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट हाइक के जो डिसीजन लेने हैं वो भी इसी सप्ताह देखने को मिलेंगे। और यदि जापान की तरफ से बात करें तो जापान से भी कुछ एम्प्लॉयमेंट रेट के डाटा आने वाले हैं, रिटेल सेल्स के हैं, हाउसिंग स्टार्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स के डाटा हैं वो इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। और कुछ छोटे मोटे जो डाटा हैं वो आपको चाइना से आते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो ऑल ओवर देखें तो इस सप्ताह है वो वैश्विक लेवल पर भी कई बड़े डाटा आने वाले हैं, जिसमें बड़ी जो बात है वो तो फेड इंटरेस्ट रेट है और बैंक ऑफ इंग्लैंड की है वो इनकी भी मीटिंग होने वाली है। तो ये बड़े जो डाटा इस माह निकल करके आ रहे हैं। और यदि हम डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पर भी आपको कई महत्वपूर्ण डाटा है वो इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और सबसे जो बड़ा जो डाटा है जो बजट 1 फरवरी को बजट होगा, और बजट से पहले हर वर्ष वित्त वर्ष का जो लेखा जोखा होता है तो वो इस बजट से एक दिन पहले वो जारी होगा, यानी 31 जनवरी को। और 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक जो सर्वे है वो आते हुए देखने को आपको मिलेगा कि 22-23 का जो वित्त वर्ष है इसमें किस तरह का कैलकुलेशन रहा है, वो सभी डाटा आपको 31 जनवरी को आते हुए रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक के जो आंकड़े हैं वो भी 31 को जारी होंगे। और जनवरी माह के S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI जो डाटा हैं वो 1 फरवरी को जारी होंगे। इसके अलावा जनवरी के S&P ग्लोबल सर्विस PMI डाटा है वो 27 जनवरी को समाप्त जो सप्ताह है उसके विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसके जो डाटा हैं वो भी आपको 3 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो घरेलू स्तर पर भी बड़े डाटा इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। और मित्रों अब बात कर लेते हैं FI और DIs के सेंटिमेंट्स की। ये FIs और DIs का सेंटिमेंट किस तरह का चल रहा है, तो ऑलरेडी FI DIs का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। और जो इंडियन जो मार्केट है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन की बात FIs कह रहे हैं। और जो दूसरे जो या चाइनीज़ जो मार्केट की बात करें तो वो काफ़ी नीचे के लेवल पर हैं। तो सारा जो फ्लो है वो अदर जो इकोनॉमी की तरफ है, बाज़ारों की तरफ है, वो FIs का माहौल चल रहा है। और इसमें देखें तो FIs की जो बात करें तो FIs की जो बिकवाली है वो भारतीय बाज़ार से वो सेंटिमेंट कमज़ोर बना हुआ है और बिकवाली जारी है। और इसमें अगर एक्सपर्ट की माने तो फेडरल रिजर्व की जो सख्त पॉलिसी है, जो पॉलिसी जारी होने वाली है, तो ये जब सख्त पॉलिसी जारी रहेगी तब तक है वो FIs का जो फ्लो है भारतीय बाज़ार का में उतार चढ़ाव बनता रहेगा। यदि FIs की कुल बात करें तो पिछले जो हफ्ता था उसमें FIs ने कुल 9,300 करोड़ रुपए की बिकवाली की। और सिर्फ शुक्रवार को ही बात करें तो 5,977 जो करोड़ है उसकी जो बिकवाली है वो की है FIs ने। और ये 18 अप्रैल के बाद की सबसे ज़्यादा बड़ी बिकवाली है वो देखने को मिली है। और यदि हम डाटा की बात करें तो 27 जनवरी को जो डे था उसमें FIs ने कुल 6,000 करोड़ की बिकवाली किया है और DIs ने 4,252 की है वो खरीदारी की है। तो ऑल ओवर देखें तो जनवरी माह में कुल मिलाकर के देखें 19 जनवरी को और 17 जनवरी के डाटा को छोड़ दें, पूरे जनवरी माह में
एफआईज ने है वो बिकवाली किया है और बड़े लेवल पर बिकवाली है वो चली रही है। तो ये जो एफआईज का सेंटिमेंट है ये भी काफ़ी है वो नेगेटिव बना हुआ है और इसमें जो अडानी जो ग्रुप है उसकी वजह से भी सेंटिमेंट एफआईज का काफ़ी है वो बिगड़ गया है। और बात करें तो इसी मंथली डाटा की बात करें तो इसमें जनवरी माह में अब तक एफआईज ने 29,000 करोड़ का माल है वो बेच दिया है और जहाँ डीआईएस ने 23,300 करोड़ का माल है उन्होंने खरीद लिया है। और मित्रों बात करते हैं अब ऑयल प्राइस की बात करें तो ऑयल प्राइसेज भी है वो इस सप्ताह बाज़ार के रूट को काफ़ी चाल को प्रभावित कर सकती हैं और ऑयल जो प्राइसेज हैं किस तरह की आती हुई देखने को मिल रही है इन पर भी बाज़ार की रेट नज़र रहेगी। हालांकि अगर देखें तो इस सप्ताह पिछले सप्ताह के शुरुआती दिनों में और ऑयल में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन इस सप्ताह के समाप्त होते होते और ऑयल जो प्राइसेज हैं उसमें काफ़ी है वो गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट की बात करें या WTI क्रूड की बात करें तो इनमें 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और जब तक ऑयल जो प्राइसेज हैं वो 100 के नीचे रहेंगी तब तक RBI की जो पॉलिसीज हैं वो रेट हाइक्स करने का जो डिसीजन है वो सभी है वो इसी पर 100 से के नीचे रहें उस दायरे तक की ये वहाँ तक के लिए RBI की जो पॉलिसीज हैं वो उसके अंदर ही अकॉर्डिंग देखने को मिलती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ऑयल जो प्राइसेज हैं वो अंडर कंट्रोल में देखने को मिल रही हैं। तो ये भी एक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इस पर एक बात देखें तो जो ऑयल प्राइसेज पर एक बड़ी न्यूज़ निकल कर क्या रही है, जर्मन क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो 11% 2022 में 11% तक वो जंप हुआ है और ये क्रूड इंपोर्ट बिल है वो डबल्स हो गया है। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में भी ऑयल की जो है वो डिमांड है वो मार्केट में बनी रहेगी। और तो देखते हैं कि अगले सप्ताह है वो ऑयल में किस तरह की तेज़ी या कमी देखने को मिलती है। और अब बात कर लें डॉलर और INR की तो डॉलर और रुपए की जो देखें तो अब भी जो डॉलर है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस सप्ताह में डॉलर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है और अब भी जो $1 के बदले वो 81.52 जो रुपये हैं वो इसके चल रहे हैं। और इस पूरे मंथ की बात करें तो इस माह में रुपये में है वो काफ़ी हल्की सी जहाँ रुपया था वो $1 के बदले 83 तक पहुंच गया था और सप्ताह के समाप्त होते होते ये 81 के लेवल पर आ गया है। और यदि देखें तो ये जो 83 का जो लेवल था ये 19 अक्टूबर 2022 का जो हाईएस्ट था और इस हाईएस्ट लेवल से अब रुपया है वो लगभग ठीक ठाक स्थिति में है और 81 पर ये बना हुआ है। और जो हाईएस्ट 19 अक्टूबर 22 का एक हाईएस्ट था और एवरेज देखें तो पूरे माह में लगभग 81 का एवरेज निकल कर के आ रहा है। तो हालांकि अभी भी काफ़ी रुपया काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो 83 के लेवल तक नहीं पहुंचा है। और तो ये भी एक मार्केट के लिहाज से देखें तो ये देखने वाली अच्छी बात है। और बात कर लेते हैं इंडियन वीक्स की और इंडियन जो वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है उसमें क्या चल रहा है। तो इंडियन जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी ये बाज़ार के मूड माहौल को, बाज़ार की नेगेटिविटी को, वॉलेटिलिटी को ये भी मापता है। तो यदि बात करें इस सप्ताह के समाप्त की तो अचानक और इंडियन जो वीक्स है उसमें 18 से 20% की बड़ी जंप देखी गई है, यानी भारतीय जो बाज़ार है उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी बड़े स्तर पर रहने वाली है। और वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है वो जहां पिछले सप्ताह 13 पर ट्रेंड कर रहा था और इसमें अचानक से वो 17.5 पर आते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें 18 से 20 अंकों की है वो 18 से 20% की बड़ी तेज़ी है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में देखी गई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भी भारतीय जो बाज़ार है उसमें काफ़ी बड़े लेवल पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और मित्रों बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटजी की। और फ्यूचर ऑप्शन क्या कहता है, तो इसमें कॉल डाटा के अनुसार देखें तो मंथली जो ऑप्शन जो डाटा है उसके मुताबिक 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो टूट चुका है मार्केट का और 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है अब ये एक इंडेक्स के लिए और एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। और 18,500 का जो इसके बाद वाला रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और यदि हम सपोर्ट की बात करें, पुट की बात करें तो ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट रेट है वो भी 18,000 की स्ट्राइक पर देखने को मिलता है। और इसके बाद की बात करें तो 17,500 और 17,000 की स्ट्राइक भी इस पर ओपन इंटरेस्ट पर है। और इसमें यदि बात करें तो मार्केट के लिए एक 18,000 का जो साइकोलॉजिक बहुत ही बड़ा लेवल बन गया है। जब तक बाजार 18 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है इसमें कोई बड़ी तेज़ी की संभावना देखने को नहीं मिलेगी। और
तो ये एक अहम ट्रिगर होगा। जब तक 18,000 के लेवल को बाज़ार इसके नज़दीक नहीं आता है तब तक इसमें किसी प्रकार की बड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। अगर देखें तो लो लेवल पर देखें तो बाज़ार है वो 17,500 तक भी फिसल सकता है। और यदि 17,600 पर जो इंडेक्स है वो निफ्टी है 17,600 पर है वो ट्रेंड कर रहा है। और यदि हम सोमवार के सेशन में अगर इंडेक्स ने 17,600 के लेवल को भी तोड़ देता है तो 17,600 के लेवल से नीचे फिसलता है तो उसमें भी बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। और मित्रों, बात कर लेते हैं अब कॉर्पोरेट एक्शन की। और इस सप्ताह कौन से बड़े कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेंगे जो भी बाज़ार की चाल को है वो तय करेंगे और बाज़ार के मूड को है वो प्रभावित कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की। और इस सप्ताह देखें तो इस सप्ताह कुल 30 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं 30 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं उनके जो डिविडेंड है उनकी जो एक्स डेट है वो इसी सप्ताह आने वाली है। और इनमें कुछ कंपनियों की हम बात करें तो एक्स जो डेट है उनमें 361 है और हिंदुस्तान जिंक है, LTI मॉन्ट्री है, सिमनीज है, मैजडेक है, सारेगामा इंडिया है, TVS मोटर है, कोफरोज है, NTPC है, सुंदरम ग्लेक्टोन है, टोरेंट फार्मा है और वेदांता। तो इन सभी की जो डिविडेंड के लिए जो एक्स डेट है वो भी इसी सप्ताह है वो आने वाली है। तो इन पर भी है वो बाज़ार की काफ़ी नज़र रहेगी और बाज़ार की डायरेक्शन है वो तय होगी। तो मित्रों, ये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी इवेंट्स आते हुए देखने को मिलेंगी जो सप्ताह के इंडेक्स को प्रभावित कर सकती हैं। और इनमें दो सबसे मेजर जो इंडेक्स हैं, सबसे बड़ी बातें करें तो इसमें फेड किया वो रेट हाइक्स FOMC बैठक है और दूसरा जो बजट का साइकोलॉजिकल जो बजट है। और तीसरी बात करें तो इसमें जो अडानी जो ग्रुप पर जिस प्रकार की वो तलवार लटकते हुए देखने को मिल रही है तो ये बड़े 3 क्यूज है वो इस सप्ताह के रहने वाले हैं और बाज़ार की दिशा को प्रभावित करेंगे। तो मित्रों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लें। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक